अस्सलाम वालेकुम। आज द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रईसा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज प्रोग्राम में जिन अहम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले 28वीं तरमीम इस्टेब्लिशमेंट समझती है अभी या कभी नहीं। इसके साथ ही पीपल्स पार्टी और PMLN के राब्ते तेज़ हो गए हैं। अभी बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि अज़मा बुखारी साहिबा की और शर्जील इनाम मेमन साहिब की टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जिसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे बात हुई है। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो KP-KCM हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो एक नाकाम धरने के बाद, नाकाम एहतजाज के बाद सुनने में आया है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से और मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और प्रोग्राम के एंड पे हम बात करेंगे जो PMLN के MPA हैं साकिब चद्दड़, उनके अगेंस्ट जो हरासमेंट का केस दायर किया गया है NCCIA में और FIA में मोमिना इकबाल की जानिब से। तो सबसे पहले मैं आती हूँ 28वीं तरमीम पे, जो कि इस वक्त का हॉट बर्निंग इशू है पाकिस्तान में। आप बार बार कहते हैं कि 28वीं तरमीम नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। आप पिछले 2-3 दिन से आपकी ये सोच है कि पास नहीं करवा पाएगी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन मैं कल बहुत 2 बड़े सहाफ़ियों को सुन रही थी, उसमें एक अब्दुल मालिक साहब हैं और एक कामरान खान साहब, जिनकी पावर कॉरिडोर्स में मुलाकातें हैं, राब्ते हैं, उनके पास इनसाइड न्यूज़ भी होती है। तो वो ये कह रहे थे कि बहुत वसूख के साथ कि यही मौका है इस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो 28वीं तरमीम को पास करवा ले। अगर नहीं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट दोबारा कभी नहीं करवा पाएगी। और उनका ये कहना था बहुत कॉन्फिडेंटली कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर पीपल्स पार्टी भी मान जाएगी और वो प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकेगी। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हाँ, बहुत दिलचस्प सवाल किया। मैं ख़ुद भी देख रहा था शो। कामरान खान साहब ने मालिक साहब को बुलाया हुआ था और यकीनन मालिक साहब जो हैं उनके बारे में शायद हमारे देखने वालों को पता भी हो, कुछ को नहीं पता होगा। वो वाक़तन उनका एक कंफर्ट ज़ोन है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदारान के साथ हमेशा से रहा है उनका। और वो जो पल्स होती है इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में, उसको वो जानते हैं। और कामरान खान तो बहुत अरसे से हिज़ मास्टर वॉइस है। वो तो हमेशा से एजेंसियों के साथ मिल के ख़बरें भी ब्रेक करते रहे, ख़बरें बनाते भी रहे और प्रोपेगेंडे का भी हिस्सा रहे डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशंस के ख़िलाफ़। और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तो उनकी नफ़रत एक उनके लफ्ज़ों से भी झलकती नज़र आती है। और कई दफ़ा मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी। अच्छा, लेकिन उनका PTI के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर है अभी तक, क्योंकि वो उसी तरह ही है जैसे कुछ इस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड लोगों का एक तस्वर है PTI के हवाले से कि PTI बेहतर है इन सारी जमातों से। हाँ, तो बात दुरुस्त है। वैसे ये जो मालिक साहब ने पॉइंट रेज़ किया था कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इंटरनेशनली जितना उनका कद ऊंचा है इस वक्त फील्ड मार्शल साहब का, और जिस तरह से ट्रंप एक व्हाट्सएप मैसेज के फासले पे उनसे, और जिस तरह वो ईरान अमेरिका जंग को मीडिएट करा रहे हैं, तो ये एक बहुत ताकतवर मूवमेंट्स हैं इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त। तो इस्टेब्लिशमेंट का जो पिछले 10-15 साल से एक ख्वाब है जो पूरा नहीं हो सका, या वो मिशन जो अभी तक अधूरा है, वो मिशन है 18वीं तरमीम को ख़त्म करने का, उसको अनडू करने का। लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ इस मामले में कुछ डिफ़िकल्टीज़ का भी ज़िक्र किया। वो ये कहते हैं, उन्होंने ये कहा और राइटली कहा, मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के ख़त्म होने के बाद भी ये जो रियासती ढांचे का एक क्योस है ना, या बदइंतज़ामी मामलात हैं, उनका कहना है कि वो फिर भी नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़्याल ज़रूर है, उनका ख़्याल है कि वफाक कमज़ोर हो गया 18वीं तरमीम के बाद। वफाक, आपको याद होगा जब PTI की गवर्नमेंट को PDM 1 के दौर में टॉपल किया गया था नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो PTI के लोग क्या कहते थे कि ये सिर्फ 4 किलोमीटर के अंदर की हुकूमत है। यानी रावलपिंडी से PTI की गवर्नमेंट शुरू हो जाती थी। उस वक्त पंजाब में PTI की गवर्नमेंट थी जब इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया था, और KP में भी PTI की हुकूमत थी। यानी वो आप टेक्सला क्रॉस करते थे तो, बल्कि आप रावलपिंडी की हद ख़त्म होती थी तो KP की हद शुरू हो जाती थी। फिर कश्मीर में भी PTI की गवर्नमेंट थी।
तो इस्लामाबाद जो था वो पीटीआई की गवर्नमेंट्स जो थी, सूबाई गवर्नमेंट्स, उनके दरमियान एक तरह से एक छोटा सा जजीरा था। तो ये 18वीं तरमीम की देन थी कि उस वक्त पीटीआई के पास इतनी ताकत थी। हालांकि पीटीआई जो थी वो 18वीं तरमीम की असूली तौर पे मुखालफ थी। अभी इसीलिए मैं कामरान खान को रात सुन रहा था, वो कराची हमें पीने का पानी नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। भाई मैं कामरान खान से ये पूछता हूँ, 2 दफ़ा वहाँ पे जमात इस्लामी के मेयर बने हैं, 2 या 3 दफ़ा वहाँ पे एमक्यूएम के मेयर बने हैं। एमक्यूएम जो है जब से वजूद में आई है कभी अपोजिशन में नहीं रही, हमेशा वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होती है। कई दफ़ा वो पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस में होती है सिंध गवर्नमेंट में, इस दफ़ा नहीं है। तो एमक्यूएम भी उतनी ही जिम्मेदार है अगर वहाँ पे पानी नहीं है। तो आप सिर्फ ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से कराची वापस ले लिया जाए। अब ये बहस चली हुई है इस वक्त कि ग्वादर और कराची ये 2 पोर्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में ये जो ईरान अमेरिका जंग है उसके बाद जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है इस रीजन की, उसमें कारोबार बहुत बड़ी हद तक पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो सकता है, एक चांस पैदा हुआ है। तो एक इस्लामाबाद में पिंडी में बैठकर सोचा जा रहा है कि कराची को और ग्वादर को अगर नहीं भी 18वीं तरमीम वापस होती और नहीं भी होता तो किसी तरह ये फेडरल कंट्रोल में ले लिया जाए इन दोनों शहरों को। जबकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी सूबे के किसी हिस्से को उससे अगर आपने अलग करना है तो उस सूबे की प्रोविंशियल असेंबली से एक कानून साजी होनी चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ। वो एक कानून साजी करेंगे कि हम इस हिस्से को अलग एक हैसियत देना चाहते हैं। वफाक कौमी असेंबली में कोई लेजिस्लेशन करके किसी हिस्से को अपने पास नहीं ले सकता। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है, ये जो इस वक्त आपका एग्जिस्ट करता है। कराची में तो सिंध गवर्नमेंट के पास इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी अगर पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया तो। अच्छा जी, वहाँ पे बलूचिस्तान में एक हाइब्रिड रिजीम है। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर है लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है, सरफराज भुट्टी साहब। वहाँ पे भी 2/3 मेजॉरिटी मैनेज करना बहुत इम्पॉसिबल है। वहाँ पे जो एक्टर्स हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUI है, कुछ नेशनलिस्ट हैं, कुछ दूसरी पार्टियाँ, उन सब की अगर 2/3 बना भी लें तो वो 2/3 आपको वोट नहीं करेंगे कि ग्वादर आप वफाक से को दे दें। तो ये ख्वाब तो हैं, इनको आपने अमली जामा कैसे पहनाना है? अच्छा, ये जो कहा जा रहा है ना कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे पीपल्स पार्टी मान जाएगी, तो उसके साथ ही मालिक साहब ने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देते हैं कि अच्छा अगर आप ये करना चाहते हैं ना तो आप आइन को तब्दील करने की बजाय अगर आप ये कर लें तो मतलब अभी भी इस वक्त का जो कराची है वहाँ अभी भी कोई 50-60% फेडरल गवर्नमेंट के पास वो कराची है। एक बड़ा हिस्सा जो है जो कैंट का हिस्सा है, क्लिफ्टन कैंट का, और ये जो दूसरा 2 कैंट है वहाँ पे 2 या 3, वो सारा फेडरल गवर्नमेंट टेरिटरी बनता है बेसिकली। फिर फेडरल बी एरिया, फिर और कई इलाके हैं जो कि फेडरल, वहाँ पे डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने मामला देख सकती है। फिर पोर्ट है हमारी काफ़ी बड़ी, ये जो आपका शिपमेंट का है सारा फेडरल गवर्नमेंट का है। तो फेडरल गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कराची में ऑलरेडी बहुत बड़ा है,
लेकिन गवर्नेंस का प्रॉब्लम जो है वो सूबाई मशीनरी भी आपकी उन्हीं अफसरान पर मबनी है और फेडरल मशीनरी भी उन्हीं अफसरान पर मबनी। उसको कैसे आपने ठीक करना है, अपना सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कैसे ठीक करना है, आपने फाइनेंस को कैसे अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, अपने लोगों का ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको कैसे डेवलप करना है, ये असल चैलेंज है। उनको देखने की ज़रूरत है। ये जो हम आपस में ताकत मिलने का ये मतलब अगर हो जाए कि आपस में आप एक दूसरे की कांट छांट शुरू कर दें, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर दें जब, तो फिर लड़ाई पैदा होती है। ठीक है, बात ये होती है कि जो आपके पास गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रहते हुए आप कितनी खूबसूरतियाँ पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो शर्जील इनाम मेमन साहिब की और अज़मा बुखारी साहिबा की टेलीफोनिक रब्ता उनका हुआ है और ये फ्रेज़ यूज़ किया गया ख़बरों में कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे बात हुई है, तो ये क्या 28वीं तरमीम के पस मंज़र में है? ये कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, इस पे थोड़ी नज़र डालें। देखिए, मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी कि जब जिस तरह की बात अब की जा रही है सीनियर तज़कियाकारों की तरफ से कि एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि वो एक ताकत में है और वो चीज़ों को रीशेप करना चाहती है, तो सियासी जमातें जो होती हैं ना वो फिर वो देख लेती हैं, सिग्नल्स पहचान लेती हैं कि अब कैसे हालात आने वाले दिनों में होंगे और उनको आपने कैसे फेस करना है। तो काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक नई ज़ेरे ज़मीन भी और सरफस के ऊपर भी एक दोबारा से कुर्बतें पैदा होंगी। देखें, इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अभी केपी में आपने इंस्टेंट रिज़ल्ट देखा है। केपी में अफरीदी साहब जो हैं वो एक सोलो फ्लाइट तो काफ़ी अरसे से कर रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं दे रही, फेडरल गवर्नमेंट वो नहीं दे रही। उनके मिनिस्टर जो थे फाइनेंस के, जो एडवाइज़र थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहते थे। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां शरीक थीं, बशमूल नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, उन सब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि एक स्टेज पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी और उन्होंने केपी के लोगों के, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के मसाइल को उजागर किया। और आज फेडरल गवर्नमेंट ने एक खुशखबरी दे दी कि फौरी कि वहाँ पे गैस स्टेशन जो हैं वो 8 या 10 घंटे के लिए खोलने के लिए एक टाइम टेबल दे दिया। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी। और यही मैं कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल सिनर्जी होती है ना, जो सब कुव्वतों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, सब कुव्वतों ने मिलके 18वीं तरमीम की थी। और फिर क्या होता है, ये भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक सबक है, हम कई दफ़ा बार बार जिक्र करते हैं। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपने सियासी बचूंगड़ों के ज़रिए एक तासुर फैलाया कि इन दो पार्टियों ने तो मुकमका कर लिया आपस में और ये तो आपस में बारियां लगाएंगी अब, तो लिहाजा अब पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ जो हैं उनको संभालने के लिए ये पार्टियां नहीं, ये आपस में बंदरबांट करेंगी। ये एक तासुर दिया गया। लिहाजा एक तीसरा प्लेयर चाहिए मार्केट में। इमरान खान साहब को लेकर आ गए तीसरे प्लेयर के तौर पे। इमरान खान साहब ने इन दोनों पार्टियों को गालियां दी क्योंकि स्क्रिप्ट यही था उस वक्त, और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन आज इमरान खान साहब किसकी कैद में है? क्या नून लीग की कैद में है या पीपल्स पार्टी की कैद में है? वो जो जिनकी कैद में कभी नून लीग थी या पीपल्स पार्टी थी, उन्हीं की कैद में इमरान खान साहब। तो जो सियासी इंजीनियरिंग जितनी भी कर लेंगे, अल्ताफ़ हुसैन को लेकर आए थे, अल्टीमेटली आपको उसने काटना शुरू कर दिया, आपने उसकी आवाज़ बंद कर दी। इमरान खान साहब को आप लेकर आए थे, इमरान खान साहब का 9 मई की वजह से आप समझते हैं कि वो नाकाबिले मुआफ़ी। 9 मई ना नून लीग ने कभी किया था, ना पीपल्स पार्टी ने कभी किया था। तो आज आपको इन्हीं पार्टियों के साथ मिलके इस डिस्पेंसेशन में बैठना पड़ रहा है हमारी एस्टैब्लिशमेंट को। बिल्कुल। तो ये सियासी जमातों ने भी सीखा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जब ये इकट्ठी होती हैं तो उसके नताइज भी निकलते हैं। बिल्कुल। आई रियली होप कि केपी के बाकी मसाइल भी हल हों। वो पानी को लेकर काफ़ी परेशान है, बिजली को लेकर काफ़ी परेशान है, वीट प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी परेशान है। तो हाँ, अगर वो सारे इसी तरह इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आगे बढ़े, वो पानी का हिस्सा भी ले सकेंगे, वो NFC से अपना हिस्सा भी ले सकेंगे। और इसी तरह होता है
हाँ, और सर हाँ सबसे मज़े की बात तो ये कि 2 दिन के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्शन आया और वो एक पूरी मीटिंग बैठी हुई थी। बहुत खूबसूरत मनाज़िर थे जी जिसमें गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद थे। हाँ इसके साथ ही जो खबरें आ रही हैं कि सुहेल अफरीदी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हो जाए। तो ऐसा क्यों है? एक नाकाम धरना हुआ, उसके बाद वो वहाँ से चले गए, किसी को कुछ बताए चले गए और फिर वो मोहसिन नकवी साहब से भी मुलाकात शायद उनकी हुई है या वो करना चाह रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? ये क्यों हो रहा है? देखें, ये एक पीटीआई का कॉन्फ्लिक्ट है या उसका तजाद है। पीटीआई तासुर ये देना चाहती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रही है और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। ठीक है। ये एक उन्होंने अपने वर्कर्स को तासुर दिया हुआ है। जबकि जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी रियलिटी है इस सारे सिनेरियो में। इस्टेब्लिशमेंट की ही वजह से आज इमरान खान जेल में है। इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही 26वीं और 27वीं तरमीम आई थी। तो जो गंडापुर था, गंडापुर ने जब 2-3 धरनों देने के बाद जिस नतीजे पे पहुंचा, उसका ये ख्याल था कि अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है तो वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मिल सकता है। इसलिए उसने अपनी सारी नफ़रत और सारी वो धुआंधार तकरीरों के बावजूद मोहसिन नकवी से एक रिश्ता बनाया, ताल्लुक़ बनाया। मोहसिन नकवी गया सीएम हाउस, गंडापुर से जाके मिला, तस्वीरें अखबारों में छपीं, लेकिन इमरान खान साहब ने उन तस्वीरों को बहुत बुरा मनाया। और जब गंडापुर इमरान खान साहब से मिलने आए तो उन्होंने उसको डांटा कि कम से कम तुम्हें अगर मिलना ही था उससे तो छुप के मिलते, ये तस्वीरें शाया करने का क्या तुक था। हालांकि गंडापुर ऑनेस्टली इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए या कोई रास्ता निकालने के लिए सारी कोशिश कर रहे थे। अब सुहेल अफरीदी ने भी दीवारों से टकरे मार के ये देख लिया है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं टकराव में, लड़ के या धरने दे के या लोगों को साथ ला के अडयाला जेल से जाके आप इमरान खान साहब को नहीं छुड़ा सकते। डायलॉग करना पड़ेगा। इस मौके पे आपको डायलॉग करना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट से, उसी तरह का जिस तरह का डायलॉग मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने किया था, उसी तरह का डायलॉग जिस तरह का पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब ने किया था। तो अब उसको शायद ये कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि वो मोहसिन नकवी से मिलके या फील्ड मार्शल से मिलके कोई रास्ता निकालें, लेकिन उनका मुकद्दर क्या होगा? क्या वो भी मिस्टर गंडापुर की तरह सैक कर दिए जाएंगे इसके बाद या नहीं किए जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कल की खबरें हैं, कल परसों की, कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जॉइंट कल, जिसमें सुहेल अफरीदी और अलीमा खान साहबा ने गौहर साहब को तंजिया अंदाज में उनको बुलाया, सिर्फ इसलिए कि गौहर के बारे में पता चला है, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पीटीआई के इस वक्त, कि उनकी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है जी। और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो ईज़ है इनको मिल जाए, बुशरा बीबी को, और उनकी फैमिली उनसे मिल सके। तो ये जो कोशिश होती है ना पीटीआई के लीडरशिप की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की या मोहसिन नकवी से बात करने की, उनको इमरान साहब भी और अलीमा खान साहबा भी बुरा मनाती हैं। तो ये जो तज़ाद है वो अपनी तरफ से इनकी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन ये उल्टा समझ रहे होते हैं कि शायद उनके टाउट बन चुके हैं। यस, व्हिच इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हो सकता है फिर पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए भी कोई गुड न्यूज़ आ जाए, ईद के आगे पीछे हो सकता है, अगर कोई भी रिजल्ट निकल सकता है, कहानी तो किसी भी तरफ जा सकती है। बुशरा बीबी के बारे में तो कहा जाता है कि उनको रिलीफ कोई एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में, लेकिन इमरान खान साहब के लिए रिलीफ के लिए एक लंबी बातचीत करनी पड़ेगी इनको। एस्टैब्लिशमेंट को कुछ गारंटीज चाहिए इनसे, और कुछ गारंटीज पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से चाहिए, उसके बाद ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन चलिए, उम्मीद की किरण तो नज़र आ रही है। इसके साथ ही हम जो लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वैसे तो वो एक डेवलपिंग स्टोरी है। मैं बात कर रही हूँ साकिब चद्दर जो एमपीए हैं,
नून लीग की तरफ से। हम दोनों पार्टीज़ के हक़ाइक़ नहीं जानते, उनकी मुंह की बात हम नहीं जानते, लेकिन जो सुनने में आया है और जो मोमिना इकबाल साहिबा ने एक इंस्टाग्राम पे अपने स्टोरी लगाई, उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि वो उनको हरास करते रहे हैं, बुली करते रहे हैं, धमकियाँ देते रहे हैं। तो पावर कॉरिडोर्स में बैठकर, इतनी अच्छी बड़ी पोस्ट पे बैठकर इतनी नीच हरकत क्यों की जाती है, और हमेशा मर्दों की जानिब से ही की जाती है ज़्यादातर? अच्छा, लेकिन ये दोनों तरफ देखना चाहिए हमें। अगर किसी भी चीज़ का तज्जिया करते हैं ना, तो अगर तो इसने चद्दर साहब ने जो MPA हैं, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये क्या नाम बताया इनका? साकिब चद्दर साहब। मैंने इनकी तस्वीरें वगैरह देखी हैं। अच्छा। नौजवान आदमी हैं। ये जीते बुनियादी तौर पे PTI की लिस्ट के ज़रिए। हाँ जी। लेकिन चूँकि ये सारे आज़ाद कैंडिडेट थे और इन सब ने फिर सुन्नी तहरीक को ज्वाइन किया, या पता नहीं पंजाब में जो भी तंजीम थी उसको ज्वाइन किया। बाकी काफ़ी लोग मुत्तहिद रहे, उनका जो बड़ा चंक है। लेकिन ये उनमें से थे जो मुस्लिम लीग नून के तांगे पे बैठ गए, यानी इन्होंने अपनी उस कमिटमेंट को चीट किया। जिस पार्टी से जीते उसके साथ खड़ा होने की बजाय मुस्लिम लीग नून में आ गए। तो वो जो एक कहावत है ना कि वंस अ चीटर ऑलवेज चीटर, वो उसके मेरा ख्याल इन पे मुंतबिक होती है। रीज़न क्या है कि मोमना के साथ उनका रिलेशन था, ये बात सामने आ गई है। अच्छा। मोमना के साथ उन्होंने बाहर ट्रैवल भी किया, अज़रबैजान, इधर उधर। क्या मोमना इकबाल को बताया कि मैं शादीशुदा हूँ? ठीक है। या मोमना इकबाल ने ये जानते हुए कि ये बंदा ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके साथ एक रिलेशनशिप में गई, ये तो तफ्तीशी अदारों की तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। हाँ, मैंने ये स्टोरी फॉलो नहीं की, लेकिन सुनने में यही आया कि उनको शायद उनकी पहली शादी का पता नहीं था और अफेयर का भी मुझे ऐसा पता नहीं है। लेकिन ये जो हरासमेंट और बुलिंग है। अच्छा, हरासमेंट कब शुरू हुई ये? अच्छा। इसकी अगर आप डिटेल देखें ना, हरासमेंट इस तरह से शुरू हुई कि मामला उनकी बेगम को पता चल गया, चद्दर साहब की। ठीक है। और बेगमात जो होती हैं वो अपने मियाँ को, या जो माएँ होती हैं अपने बेटे को ठीक करने की बजाय उस लड़की को ठीक करने चल पड़ती हैं जिसके साथ रिलेशन होता है। तो उसने उसका नंबर निकाला होगा उसके फ़ोन से, तो उसको डायरेक्ट धमकियाँ देनी शुरू कर दी। अच्छा। उसकी बेगम की तरफ से धमकियाँ आई हैं सबसे पहले। ओके। जब मोमना ने उसको कंप्लेंट की कि तुम्हारी बेगम है और तुम्हारी बेगम मुझे ये धमकियाँ दे रही हैं, तो इसने कहा कि आपको ये बीच में इसने कुछ मदद नहीं की उसकी, बल्कि उल्टा अपनी बेगम के साथ खड़ा हो गया। और उसने अगर कहा कि मैं फिर ये सारी चीज़ें ओपन करूँगी, तो उसने उसको आगे से बुली करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कैसे करोगी। फिर उसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, तो कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज़ साहबा ने इस पे एक्शन लिया है। और उन्होंने ही ये जो आपका साइबर विंग है, NCCI जो है, उनको ये केस फॉरवर्ड हुआ है। वो तफ्तीश करेगी इनके जो सोशल मीडिया के जो डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए, और उन्होंने चद्दर साहब को और उनकी वाइफ को दोनों को बुला लिया है तफ्तीश के लिए, चद्दर साहब को और उनकी वाइफ को भी। और ये एक तरह से फैमिली हैरेसमेंट है, ये कोई जिनसी हरासगी में नहीं आता, ये एक तरह से ये मेंटल टॉर्चर में आती बात। अच्छा, अब ये जो साकिब चद्दर जो हैं, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि किसी फ़लाँ नंबर से मुझे धमकियाँ मिली हैं कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, ये वो। और उन्होंने उस टेलीफोन नंबर वाले जो भी बंदा है उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी है। वहाँ पे कोई भुवाना थाना है झांग के करीब, वहाँ पे। तो मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसमें ये तय किया जाएगा कि इसमें कौन है कसूरवार, कौन है। क्या उसने चीट किया है? चद्दर ने बताया नहीं कि मेरी शादी इससे पहले है, और अगर बताया भी है तो मोमना भी अट्रैक्ट हुई है अगर, तो उसमें किसी हद तक तो उसकी कोई पर्सनैलिटी होगी या कोई उसकी गुफ्तगू होगी जिससे मुतासर हुई होगी, लेकिन उससे ज़्यादा ओहदा और वो माली पोजीशन होगी उसकी, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुई है। बाज़ लड़कियां भी बदकिस्मती से जो पावर देख के ना बहुत
अट्रैक्ट हो जाती हैं और फिर बाद में उनको भुगतना भी पड़ता है उस सारी सिनेरियो में। तो लड़कियों को भी देखभाल के चीज़ों को करना चाहिए, और ऐसा आदमी जो पहले से कमिटेड हो उसको ऐसे रिलेशनशिप में जाने के लिए कि जो कल को उसके लिए अजाब बन जाए उसके पॉलिटिकल कैरियर के लिए, ये भी देखने की ज़रूरत है। ठीक है, हम होप करते हैं कि NCCIA इस पे एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करे, क्योंकि अगर तो इन बातों में वाकई सच्चाई है कि उन्होंने उनसे झूठ बोला या उनको जो भी सच्चाई है इन हकाइक में डेवलपिंग स्टोरी सामने आ जाएगी, तो जिस मेंटल टॉर्चर से वो इस वक्त मोमिना इकबाल को गुजारा है, उन्होंने ये गुजार रहे हैं, तो वो तो फिर एक बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गिरी हुई हरकत ज़ाहिर है। लेकिन क्या ये जो इसका नतीजा क्या होगा? किसी सुलह पे नतीजा निकलेगा, कुछ ले दे के मामला ख़त्म होगा, या मोमिना इकबाल अपने राइट्स के लिए इस लड़ाई को लंबा लड़ेंगी? ये आने वाले दिनों में लेट्स सी। थैंक यू सो मच आपके आज के तज्ज़िये के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम कल हाजिर होंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि हम किन इश्यूज़ पे डिस्कस करें और क्या आपको पसंद आ रहा है शो में।